हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज हम आपके लिए बीएड, डीएलएड, सीटेट एंड टेट सब में आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही काम का होगा। इससे हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो चलिए उसकी एक रीडिंग कर लेते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की। शैक्षिक समावेशन से आपका क्या अभिप्राय है? इसके उद्देश्यों व सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर स्टार्ट होता है, शैक्षिक समावेशन का अर्थ व परिभाषा। शैक्षिक समावेशन से आशय उस शिक्षा व्यवस्था से होता है जो कि छात्र विशेष को उसकी शारीरिक असामान्यता के अनुरूप प्रदान की जाती है। शैक्षिक समावेशन किसी एक तरह के व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वरन उन सभी छात्रों के लिए होता है जो सामान्य वातावरण में काम नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ छात्र तो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, कुछ छात्र प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ छात्र सामान्य भी होते हैं। कक्षा में प्रत्येक बच्चा बहुत विशिष्ट ढंग से सीखता है। कक्षा एक छोटा सा समाज होता है जहाँ सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे बुद्धिमान, सुस्त, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, मानसिक मंद, शारीरिक रूप से असक्षम आदि। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से युक्त एक कक्षा में शिक्षण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। शैक्षिक समावेशन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक व आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। तो गाइस, इससे आपने समझ लिया होगा कि शैक्षिक समावेशन किसको कहते हैं। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य यह है कि उसमें कोई एक टाइप के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें सामान्य बच्चे ही नहीं होंगे, उसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जो शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, विकलांग भी हो सकते हैं उसमें, और बहुत अधिक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान बालक हो सकते हैं। थोड़ा सा सुस्त बच्चा होता है जो मतलब क्रियाकलापों में कम भाग लेता है, वैसे बच्चे भी हो सकते हैं। तो इन सबको एक ही वातावरण में शिक्षा देना ही शैक्षिक समावेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो छात्रों की योग्यता भी अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है, शारीरिक व आर्थिक स्थितियां भी अलग अलग होती है और उसके अनुरूप ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शैक्षिक समावेशन किसी एक श्रेणी के छात्रों के लिए नहीं होता, वरन उन सभी छात्रों के लिए होता है जिनको उसकी आवश्यकता होती है, चाहे वे छात्र प्रतिभाशाली हों या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम बालक हों। शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा द्वारा समाज के उन वर्गों की शिक्षा एवं विकास पर विचार किया गया है जो पहले इससे वंचित रहे हैं तथा जिनकी आवश्यकताओं को अनदेखा किया गया है। सामान्य उद्देश्यों का उन विशिष्ट बालकों की शिक्षा से निकटतम संबंध है, अतः शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसका पहला नंबर है मानसिक विकास का उद्देश्य। शैक्षिक समावेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का मानसिक विकास करना। शैक्षिक समावेशन का उद्देश्य उनका मानसिक विकास करना है ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहकर कर सकें और उसे पूर्णतः विकसित कर सकें। इसके साथ ही मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि कम से कम उनका इतना मानसिक विकास हो जाए जिससे कि वे अपनी आजीविका भलीभांति चला सकें। मतलब कि अगर बच्चे मंद बुद्धि हैं तो अपने साथी लोगों के साथ रहकर उनके क्रियाकलापों को देखकर वो भी कुछ सीखें और अपने को आजीविका चलाने लायक बना सकें। तो इसका सेकंड पॉइंट है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक विकास ही नहीं अपितु शारीरिक विकास भी है। विशिष्ट बालकों तथा विकलांग बालकों को एक साथ शिक्षा देने का उद्देश्य यही है कि उन्हें अपनी शारीरिक दुर्बलता एवं विकलांगता का अनुभव न हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई विकलांग बालक है, वो अगर शारीरिक रूप से कमजोर है लेकिन वो जब बच्चों को देखता है, सामान्य बच्चों को देखता है, तो उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहता है, थोड़ा अपने हाथ पैरों को चलाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, शारीरिक क्षमता विकसित होती है। तो इससे क्या होता है, यही हमारे शैक्षिक समावेशन करने का उद्देश्य है कि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है व्यावसायिक दक्षता का उद्देश्य।
मंदबुद्धि बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनकी व्यावसायिक प्रगति हो सके, क्योंकि आज की शिक्षा का व्यवहारिक संबंध रोजगार से है। मंदबुद्धि वाले बालकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को उनसे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे भी रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। तो शैक्षिक समावेशन में जब बच्चों का समावेश किया जाता है तो उनको उनकी दक्षता के अकॉर्डिंग थोड़ी शिक्षा दी जाती है, व्यावसायिक दक्षता दी जाती है, जिससे वो आगे चलकर अपना कुछ रोजगार शुरू कर सकें और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकें, उनको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। तो शैक्षिक समावेशन का ये भी उद्देश्य है। चौथा है कलात्मक विकास का उद्देश्य। विशिष्ट या साधारण बालकों में इतनी कलात्मक प्रतिभा होती है, यदि शिक्षा के द्वारा उन्हें उचित दिशा में मार्गदर्शन दिया जाए अथवा सही अवसर प्रदान किए जाएं तो वे अपनी कलात्मक कुशलता का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इससे उनकी हीन भावना दूर होने के साथ साथ उनकी आजीविका के नए स्रोत भी बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर बालक में कोई ना कोई गुण होता है। अगर वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा तीव्र होगा, जैसे कि उसको किसी न किसी ऐसे कार्य में रुचि होगी जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। तो शैक्षिक समावेशन का ये भी एक उद्देश्य है कि उन बालकों की क्षमता को निखारा जाए और उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो वो अपनी इस कुशलता को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं और अपनी आजीविका के नए नए साधन भी बना सकते हैं। इसके बाद है पांचवा, अशक्त व बाधित बालकों को समाज के अंग के रूप में स्वीकार करना। पहले क्या होता था, जो अशक्त बालक थे, बाधित बालक थे, जैसे पिछड़े वर्ग के बालक हो गए, अनुसूचित जाति के बालक हो गए, तो वो समाज के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते थे। उनका अपमान किया जाता था, उनको थोड़ा सहानुभूति और जरूरत होती थी, दया की जरूरत होती थी, लेकिन उनको बहुत ही वैसे नजरों से देखा जाता था। मतलब उनको स्वीकृति नहीं थी कि वे अपने आप को एक इज्जतदार इंसान के रूप में समझ सकें। तो अशक्त बालकों को समाज के अंग के रूप में स्वीकार करना भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अशक्त व्यक्तियों को समाज की सहानुभूति एवं दया की नहीं, बल्कि उनका समर्थन व स्वीकृति चाहिए। उन्हें भीख व दान नहीं चाहिए, काम व सम्मान चाहिए। वे भी समाज के दूसरे सामान्य व्यक्तियों की तरह समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसी जागृति लाना समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित है। मतलब समाज को जागरूक करना भी इसका एक उद्देश्य है। छठा है अधिकारों की रक्षा करना। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार दिलाना। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उनमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। और पहले के जो लोग होते थे वो उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जाति पाति के कारण कुछ लोगों को नहीं था। कुछ ऐसे दिव्यांग बालक थे जिनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो उनके भी अधिकारों की रक्षा करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकारों में से एक है। यह अधिकार समानता के अधिकार से संबंधित है। सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार समान ही है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करना भी है। सातवां है सामाजिक चेतना का उद्गम। शिक्षा से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी विकास होता है। अधिकारों की रक्षा की चेतना, बालकों के पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा के महत्व की चेतना, उनकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं की चेतना एवं उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं व्यवहार संबंधी ज्ञान शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। समावेशी शिक्षा एक आंदोलन के रूप में वांछित सामाजिक चेतना पैदा करने का उत्तरदायित्व लेती है। मतलब शैक्षिक समावेशन से क्या होता है, सामाजिक चेतना होती है, उससे जुड़े लोग जो है समाज में जाके और उनको जागरूक करते हैं, तो इससे उनमें चेतना आती है और वो अपना विकास करते हैं और ऐसे बालकों को अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं। आठवां है कौशलों की पहचान। प्रत्येक बालक में सृजनात्मकता एवं विशिष्टता होती है। जैसे बीथोवन संसार का एक प्रसिद्ध संगीतकार, बहरा एवं गूंगा था। इसी प्रकार अनेक अशक्त बालक किसी न किसी कौशल में प्रवीण होते हैं। अभिप्राय यह है कि आवश्यकता तो केवल इन बालकों के विविध कौशलों को पहचानने, उन्हें संभालने तथा पोषित करने की है। इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा बालकों के विशिष्ट कौशलों को पहचानने और उन्हें पोषित रखने के माध्यम से समाज कल्याण का उद्देश्य रखती है। मतलब कि उनके जो कौशल होते हैं उनको पहचान कर उसी दिशा में उनका विकास करती है। जैसे कि जो संगीतकार था वो बहरा भी था और गूंगा भी था, लेकिन इसके बावजूद भी, अपनी कमियों के बावजूद भी वह एक संसार का प्रसिद्ध संगीतकार बना। ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं जो भरे पड़े हैं। इन सब चीजों से हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है।
जैसे कि अरुणिमा सिन्हा है, सुधा चंद्रन है, और इस टाइप से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसके बाद आते हैं शैक्षिक समावेशन के सिद्धांत। शैक्षिक समावेशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं: पहुंच, समानता, भागीदारी, सशक्तिकरण और प्रासंगिकता। एक बच्चे को कुछ सीखने के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उसकी सामाजिक व भावात्मक जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसा सहायक वातावरण निर्मित करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि समुदाय के उस हर एक सदस्य को समान समझा जाए जो कि सामाजिक प्रक्रिया में संलग्न है। उन्हें समान प्रभाव वाला समझा जाए। शिक्षा सभी तक समान रूप से पहुंचे, शोषित वर्ग का अंत हो और समता मूलक समाज की स्थापना हो। अतः इस संबंध में समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है पहुंच। शिक्षा प्राप्त करना किसी विशेष जाति या समुदाय का अधिकार नहीं है, वरन प्रत्येक बच्चा चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, इसके लिए NCF 2005 में शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित कार्यों को करने की जरूरतों को समझा गया। मतलब कि शिक्षा पर किसी एक समुदाय का जो है अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर शिक्षा पर हर एक बच्चे का, देश के हर एक नागरिक का बराबर से अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में शिक्षकों द्वारा कुछ रिपोर्ट दी गई है, मतलब कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि हर एक बच्चों की जरूरत के प्रति संवेदनशील होना, बच्चे को सामाजिक रूप से प्रासंगिक तथा न्यायोचित पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया प्रदान करना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में उनकी विविधता को समझना। विभिन्न शोधों द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षक अपने कौशल और प्रोत्साहन द्वारा सुविधाहीन और अधिकारहीन समुदाय के बच्चों की संलिप्तता उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है समानता। पहला था पहुंच, दूसरा है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में स्पष्ट उल्लेख है कि समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करना ही पर्याप्त न होगा, वरन ऐसी व्यवस्था भी होना आवश्यक है जिससे सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। समानता एक ऐसी दशा जिसमें सभी व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार रखते हैं। संविधान में शिक्षा तथा कार्य के लिए सबको समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 46 स्पष्ट करता है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग, मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के शैक्षिक हितों को ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 23 में बाध्य मजदूर एवं शोषण को समाप्त किया गया है। कहने का मतलब है कि सबको समानता के अधिकार प्राप्त हैं। ना कोई इसमें संविधान में बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई जाति बड़ी है, ना कोई जाति छोटी है। ऐसा कोई नहीं है जिसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ना हो। तो इसी को शामिल किया गया है शैक्षिक समावेशन में। उसका जो है सिद्धांत है कि हमको समानता को लेकर के चलना है साथ में। इसके बाद भागीदारी। समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है कि सार्थक शिक्षा अनुकूल पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वे जीवन मार्ग में सफल हो सके, हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, उम्र, लिंग आदि का अवरोध पैदा न हो। प्रत्येक बच्चा जो विद्यालय में प्रवेश लेता है उसकी विद्यालयी गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी हो। जब सबकी भागीदारी होगी तो ही गुणवत्ता में वृद्धि होगी। शिक्षा में भागीदारी का अर्थ होता है कि बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना, उन्हें सुनना और बच्चों के विचारों को भी महत्व देना। तो भागीदारी से आपका मतलब समझ में आपको आया कि भागीदारी का मतलब होता है कि अगर हम विद्यालय में हैं तो सारे बच्चों को उसमें अपनी गतिविधियों में भाग देने का अवसर प्रदान होना चाहिए। उनको समझना भी चाहिए और उनको सुनना भी चाहिए कि उनके विचार क्या हैं। उनके विचारों को भी महत्व देना चाहिए कि उनके विचार में उनके क्या क्या विचार हैं, उन्होंने जो पढ़ा है उसको किस टाइप से सीखा है, उनमें क्या क्या चीज है। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है तथा शिक्षा में सुधार होता है। विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात कक्षा की समस्त गतिविधियों में शामिल करना भी आवश्यक है। ये गतिविधियां निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में उत्तरदायित्व सौंप देना। मतलब जो जितने भी छात्र हैं उनको कुछ न कुछ ऐसा उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस आ सके।
कक्षा में कुछ गतिविधियां कराई जानी चाहिए, जैसे रोल प्ले, अंताक्षरी, वाद विवाद, कविता, भाषण, बागवानी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। और इन सभी में जो बच्चे होते हैं, टोटल बच्चे होते हैं, उनको बारी बारी से अपना पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि सभी का बराबर से विकास हो सके। कक्षा को किसी प्रोजेक्ट या समूह कार्य में संलग्न रखना चाहिए, जैसे कि उनको एक पूरा, जैसे वृक्षारोपण वाली होती है विक्रिया ना, कि वृक्षारोपण कराया जाता है तो सबको पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों का विकास होता है, मानसिक विकास होता है और शारीरिक विकास भी होता है। छात्रों को स्व मूल्यांकन करने के लिए भी कहना चाहिए, उनको ये भी कहना चाहिए कि वो अपने ही कामों का मूल्यांकन खुद करें कि उन्होंने क्या किया है और उन्हें अपने में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रासंगिकता। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को उम्मीदों के साथ उसको व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिए अभिप्रेरित करती है। सही मायने में यह सर्व शिक्षा का ही रूप है, जिसका एक उद्देश्य है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य तो बहुत व्यापक है, इसकी प्रासंगिकता इसी में है कि सभी वर्गों के बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए। शिक्षा समावेशन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण औजार है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे बच्चा लोकतंत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करता है। एनसीएफ 2005 पृष्ठ 96 में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने चाहिए जहां सभी बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए तथा जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी जीने की प्रेरणा मिल सके। मतलब कि जो असमर्थ बच्चे हैं उनको भी अपने जीवन की जो कठिन परिस्थितियां हैं उससे लड़ने की, उसमें आगे रहने की प्रेरणा मिल सके। इसके बाद आता है सशक्तिकरण। ये भी इसका एक समावेशन का एक सिद्धांत है। समावेशन का एक सिद्धांत सभी वर्गों के बच्चों को सशक्त बनाना भी है। जब उपयुक्त सभी सिद्धांतों को शिक्षा प्रक्रिया में पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा तो निश्चय ही वंचित वर्ग सशक्त हो जाएंगे। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक बच्चे को सशक्त बनाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सशक्त बनाना मतलब उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको अपनी जीविका चलाने योग्य बनाना है। तो इनमें हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसमें देखते हैं। पहला उपाय है कार्य करके सीखना। उनको कोई कार्य करने के लिए देना चाहिए जिससे वो कुछ सीख सकें। सेकंड है पाठ्यक्रम का अनुकूलन। उनके अनुरूप पाठ्यक्रम का विस्तार करना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा, और ऐसे बालकों को थोड़ी अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। सामान्य कक्षा में तो वो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा उनको अपनी रुचि के अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा भी देनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है विशेष कक्षा का प्रबंधन। उनके लिए कभी कभी विशेष कक्षा का प्रबंधन भी होना चाहिए। पांचवा है अध्यापक की भूमिका। किसी भी छात्र की विकास में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है अध्यापक का। अगर अध्यापक एक बहुत ही ज्यादा अपने जो कर्तव्यों को समझेगा और बच्चों के विकास में सहयोग देगा तभी बच्चे का विकास हो पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है अध्यापकों पर। अध्यापकों को अपनी जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अपनी भूमिका को अच्छे से निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक ही आने वाले भविष्य का सूत्रधार है। छठा है पुनरावृत्ति तथा अभ्यास। जो भी उन्होंने सीखा है उनकी बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए और अभ्यास के द्वारा उन्हें वो चीज अच्छे से करानी चाहिए जिसमें वो अपने को सशक्त बना पाए। सातवां है विशेष विद्यालयों का प्रबंधन करना। इनके लिए जो है विशेष विद्यालयों का प्रबंधन करना मतलब विद्यालय को विशेष रूप से उनका प्रबंध करना चाहिए। जैसे कि उनमें कोई ऐसे अध्यापक होते हैं, ट्रेन अध्यापक होते हैं, जो उनको नॉलेज होता है और बच्चों की भागीदारी में अपना सहयोग देते हैं। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन था, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये हमने आपके लिए इसलिए ऑडियो रिकॉर्ड किया है कि आप जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आप पढ़ तो नहीं सकते हैं, बुक लेकर के खड़े भी नहीं हो सकते हैं, कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है और आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप इसको डाउनलोड करके सुन सकते हैं। अगर आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये ऐसा याद हो जाएगा कि आप बिना पढ़े भी इसको एग्जाम में आराम से खूब बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। तो गाइज आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा ना लगा हो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको कोई और टॉपिक चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।